Welcome to EduLab. Today we are going to start chapter number 16, First Standard 10 GACB. The heading of the chapter is Economic Liberalization and Globalization. अब इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? The two major words liberalization, globalization and एक और third word है that is privatization. तो ये जो पूरा chapter है revolves around these three words and their impacts. And this chapter will be divided into two parts. Part 1 is this and part 2 will be uploaded shortly. So let's discuss अब ये तीन चीज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये आया क्यों और कब आया. तो when Britishers were there in our country, तो Britishers, as we all know, they took away everything from us and we had nothing left behind, right? So they took everything. So what happened? We were empty. अब हम लोग खाली हो गए, हमारे पास पैसे नहीं थे. सो 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला. एट द सेम टाइम व्हाट पीपल थॉट, द लीडर्स एट दैट टाइम व्हाट दे थॉट कि अब कंट्री को फिर से खड़ा करना पड़ेगा. लोग इतने सारे हैं तो हाउ द वर्क विल गो ऑन, राइट? सो इन ऑर्डर टू अगेन ब्रिंग बैक कंट्री इन द ओरिजिनल सिचुएशन, व्हाट दे डिड, उन लोगों ने प्लान करना शुरू किया. अब क्या प्लान करना शुरू किया कि इकोनॉमी को जो हमारी डूब गई है, हमारे जो पैसे हमारे पास है नहीं, वो पैसे को हम वापस कैसे लाए. सो दिस थिंग दे प्लान्ड आउट. अब वो प्लान किया और वो पूरे प्लान को 5 इयर्स में डिवाइड किया. प्लानिंग कमीशन की मीटिंग बैठी, उसमें लोग बने, मेंबर्स बने अलग अलग टाइप के, राइट? एंड व्हाट हैपेंड, it was divided into 5-year plan. Each plan lasted up to 5 years. और ऐसे बहुत सारे प्लान बने एंड अभी तक ये 5-year plan का जो प्रोग्राम है it's still going on. So what happened? This liberalization, globalization and privatization. अब ये कहाँ से आया? In 1991 our ex prime minister Mr. Manmohan Singh, what he was our prime minister. Yes, we all know he was our prime minister, but he was economist also. He was an economist also. And अब वो इकोनॉमिस्ट थे और वो प्राइम मिनिस्टर भी थे एक साथ में. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बाद में बने, लेकिन पहले वो इकोनॉमिस्ट थे. सो व्हाट हैपन इन 1991, उनको ये हुआ कि हमारा कंट्री जो है वो उसका जीडीपी एंड दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग वेरी डाउन. सो व्हाट ही बॉट, द 3 न्यू कंसेप्ट्स ही बॉट एंड ही सेव्ड इंडिया, राइट? कौन कौन से 3 न्यू कंसेप्ट थे? फर्स्ट वॉज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वॉज ग्लोबलाइजेशन एंड थर्ड वॉज प्राइवेटाइजेशन. दिस 3 वॉज बॉट बाय हिम इन द ईयर 1991. एंड लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन. अब ये लिबरलाइजेशन लेके आए, लेकिन ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है दिस वी डोंट नो. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर. अब जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखती थी दूसरे कंपनीज पे, प्राइवेट कंपनीज पे स्पेशली, नॉट ऑन द गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनी जो चाहे वो कर सकती है गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम वाज विद द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था. एंड द सेकेंड रीजन वाज कि प्राइवेट सेक्टर को इतना गवर्नमेंट ने वी कैन से सपोर्ट ही नहीं किया था, राइट? सो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत पीछे रह गया था. सो दिस लिबरलाइजेशन, उससे क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट सेक्टर जो एकदम ठंडे पड़े हुए थे, गवर्नमेंट रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन. अब रिस्ट्रिक्शन ना हो तो प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क, राइट? प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क वेरी वेल. सो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी का, पहले क्या था परमिशन लेने भी जाना पड़े तो भी इट वॉज अ वेरी वी कैन से वेरी लेंथी प्रोग्राम, राइट? सो दिस वॉज द थिंग. एंड जो कंट्रोल थे वो भी गवर्नमेंट के हाथ में थे. तो प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट दैट मच वेल एस्टैब्लिश्ड. सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. अब लिबरलाइजेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम हो गए एंड कंट्रोल जो थे वो भी थोड़े कम हो गए ऑन प्राइवेट सेक्टर. दिस वॉज ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, मेकिंग एवरीथिंग लिबरल. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट मेड एवरीथिंग लिबरल फॉर हुम, फॉर द प्राइवेट सेक्टर. दिस वॉज द लिबरलाइजेशन. अब ये लिबरलाइजेशन से हुआ क्या? द फर्स्ट थिंग हैपेंड दैट देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज. For the industries other than them,
कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन लेके आई, तो फर्स्ट पॉइंट क्या रखा कि 18 कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके गवर्नमेंट से नहीं ले सकता। ऐसी 18 कंपनीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। एंड अब मुझे वो 18 कंपनीज जो है उसमें से कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, देन जो भी फॉर्मेलिटी होगी, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा दिए गवर्नमेंट ने। खाली 18 कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शन रखे, बाकी जितनी भी कंपनीज थी कुछ भी करना है वो करो, लेकिन वी कैन से द एटॉमिक राइट, एटॉमिक एनर्जी, देन कम्स द रेलवेज एंड दिस ऑल वेयर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये जो आर्मी एंड वो सब है, आर्मी तो कभी प्राइवेट आ ही नहीं सकती, आर्मी विल बी ऑलवेज आई कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, राइट। सो ये बहुत सारी ऐसी 18 कंपनीज थी जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा, और बाकी जो कंपनीज थी उनको परमिशन दे, जो परमिशन देने का जो प्रोसेस था वो ही हटा लिया कि आप जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल दोज प्रोसेस आप चालू कर सकते हो। देन द सेकेंड पॉइंट इज एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब रेलवे हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला 1991 में कि रेलवे हमेशा गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। सेकंड इज द एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक पावर स्टेशंस है, जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम करते लोग हैं, एंड द कंपनी विच हायर्स द पीपल फॉर द एटॉमिक एनर्जी लाइक वर्क, राइट। सो उन लोगों को भी गवर्नमेंट के अंडर ही रहना पड़ेगा। एंड द डिफेंस, ऑफ कोर्स द 3 डिफेंस एजेंसीज, आर्मी, देन एयरफोर्स एंड द नेवी, इन दोनों को हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में ही रहना पड़ेगा। एंड पुलिस ऑब्वियसली, राइट। तो ये लोग गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेंगे हमेशा, और बाकी लोगों को जो है वो प्राइवेटाइजेशन दे दिया कि आप प्राइवेट कुछ भी खोल सकते हो। लेकिन व्हाट हैपन, रेलवे, एज वी ऑल नो, हम इंडिया में अभी लास्ट ईयर 2019 में ही एक प्राइवेट ट्रेन चालू किया है, द नेम इज तेजस, इफ यू डोंट नो। वो एक प्राइवेट ट्रेन है और गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती, गवर्नमेंट उसको चलाती भी नहीं, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सो वी कैन से नाउ रेलवे भी थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। Then comes the third point, that is tradition of compulsory registration for industries was cancelled. अब जो इंडस्ट्री आपको बनानी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा था एंड दिस ऑल थिंग्स, तो उसके लिए भी वो कैंसिल ही कर दिया पूरी तरीके से। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन जो लेंथी प्रोसेस था, जितनी भी कंपनी होती है उसका नाम तो रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, राइट। हम अपना नाम भी रजिस्टर करवाते गवर्नमेंट के ऑफिस में। व्हेन अ बेबी बॉर्न्स इन अ फैमिली, देन फैमिली मेंबर्स गो टू द ऑफिस, राइट। गवर्नमेंट ऑफिस पे जाते हैं, अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाते हैं। वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए इनको करना पड़ता है, बाकी देयर इज नो मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। Then the fourth and the last point is provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. अब provision to take government permission for setting up industries, अब जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं करती एंड जो हार्म नहीं करती ह्यूमंस को भी एज वेल एज नेचर को भी और एनिमल्स को भी, तो उसके लिए भी, एनवायरनमेंट को भी, तो उसके लिए जो परमिशन का पूरा प्रोसेस था उसके लिए भी कैंसिल कर दिया। सो वी कैन से वर्क बिकेम वेरी इजी बाय दिस, राइट। वरना गवर्नमेंट ऑफिस के कौन चक्कर काटे, वी ऑल नो हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस very slowly and they will call you again and again. So this is the process that happens, right? Then we have advantages also and disadvantages also because of liberalization. When we talk about the advantages, we have private sector got opportunity, right? अब प्राइवेट सेक्टर को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ था। सो ड्यू टू लिबरलाइजेशन व्हाट हैपन, प्राइवेट सेक्टर गॉट अपॉर्चुनिटी एंड इट लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, लेकिन प्राइवेट कंपनीज तो बहुत सारी आएगी, गवर्नमेंट कहाँ तक पहुंचेगी, एक लिमिट होती है सबकी। प्राइवेट कंपनी तो इतने सारे लोग हैं इंडिया में, इतने सारे जीनियस ब्रेन्स है, तो
व्हाट दे स्टार्टेड, सब लोगों ने कंपनी खड़ी करना चालू किया एंड एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ग्लोबल ट्रेड डेवलप्ड. अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लोगों को मन भी होगा कि चलो अपनी चीजें जो है लेट्स एक्सपोर्ट देम इन द फॉरेन कंट्रीज. So as a result global trade also developed. Then what happened? Increase in foreign trade, increase in reserve of foreign exchange. अब foreign trade बढ़ा, लोगों ने क्या किया, फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब करना चालू किया. देन व्हाट हैपेंड? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिजर्व ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन का पैसा का एक्सचेंज था वो भी इंक्रीज हुआ. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बैंक में एक्स्ट्रा इनकम होता है. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी वो भी इंक्रीज होना चालू हो गया. वी हैव एन एग्जाम्पल सच एज BRTS, राइट. BRTS किसके अंडर में? इट इज अ प्राइवेट. तो अगर वो AMTS, व्हेन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ AMTS साइमल्टेनियसली, तो वो क्या है, उसका सर्विस लो है एंड सर्विस इज नॉट गुड एज द BRTS, राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एंड अगेन ट्रेन की बात कर ले, तेजस ट्रेन हैज ऑल द फैसिलिटीज इन इट एंड इट इज वेल इक्विप्ड, राइट. व्हेन वी सी आवर लोकल ट्रेन्स, it is not as good as that. So these are the disadvantages. Decrease in restriction, monopoly could not be checked. अब रिस्ट्रिक्शन तो कम हो गए, ठीक है, लेकिन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड. व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली मतलब क्या? पूरे जो मार्केट है, जितना भी पूरा मार्केट है, उसमें एक ही प्रोड्यूसर है एंड बहुत सारे उसके यूजर्स है. एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है एंड उसके बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को कंज्यूम करते हैं. तब क्या होगा जाके कि जो एक प्रोड्यूस करता है उसी को पैसा मिलेगा, दूसरे कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंस बन गया. देन कम्स द बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर. हमको सबको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इज अ ब्रीफ एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज अ बेसिक एक्टिविटी, राइट, एंड इट्स डन ऑन अ वाइड रेंज. तो लिबरलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन ये किसके लिए अच्छा था? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, राइट, जिसके पास पैसा है उनके लिए. एंड व्हाट अबाउट द फार्मर्स? फार्मर्स के बारे में कुछ सोचा नहीं. बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम पीछे के पीछे ही रह गए. नो गुड टेक्निक्स वेर इंट्रोड्यूस. देन द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन डैस्पेरिटी ऑफ इनकम. अब ये डैस्पेरिटी वर्ड क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. अब देखो, प्राइवेट लिबरलाइजेशन हो गया तो कुछ लोग पैसे वाले बन गए, कुछ लोग गरीब बन गए. दिस थिंग हैपेंड कि जो प्राइवेट कंपनीज खोल खोल के बैठ गए, फिर जिसके पास कुछ नहीं था, या तो फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज में वर्क करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क करते थे, व्हाट हैपेंड? वास्ट डिफरेंस वाज सीन एज अ रिजल्ट, राइट. सो दिस क्रिएटेड अ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. सब कुछ उलट सुलट हो गया. अप एंड डाउन ऑफ इनकम वी कैन सी. देन कम्स इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो गया एंड जो इम्पोर्ट था वो हमारा कम हो गया. बाहर से चीज़ें आनी कम हो गई और हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करना चालू किए. सो इट लेड टू द फॉरेन डेट एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन? फॉरेन डेट जो है वो इंक्रीज होना चालू हो गया. सो दिस वॉज अबाउट लिबरलाइजेशन. दिस वॉज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लिबरलाइजेशन क्यों हुआ. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज अबाउट प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर. अब जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, व्हाट स्टेट गवर्नमेंट डिड के उसकी ओनरशिप एज वेल एज उसका मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज करेगी, ना कि गवर्नमेंट एजेंसी, ना कि गवर्नमेंट कंपनी. उसका ओनरशिप भी प्राइवेट लोगों को दे दिया एज वेल एज मैनेजमेंट भी प्राइवेट ही करेगी, ना गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट वहां से चली गई. सो दिस वाज द प्राइवेटाइजेशन. सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट होने लगा. दैट इज प्राइवेटाइजेशन. द मेन थिंग ओवर हियर इज ओनरशिप भी प्राइवेट बॉस की रहेगी एज वेल एज मैनेजमेंट भी वो बॉस के लोग ही करेंगे. सो दिस वॉज द होल सिनेरियो. देन वाई दिस प्राइवेटाइजेशन?
was done, we all know कि गवर्नमेंट जो कंपनीज थी इट वॉज नॉट बेनिफिटिंग दैट मच कि देखो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि कोई एक जाके काम करता रहेगा एंड इफ मेनी पीपल स्टार्ट वर्किंग, इफ ऑल पीपल स्टार्ट वर्किंग वी कैन से राइट, तो देश धीरे धीरे नेशन विल ग्रो वेरी फास्ट राइट. सो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया. इसकी वजह से क्या हुआ, एज वी ऑल नो जीडीपी बढ़ा, हमारा जो डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. So this all things brought a very nice thing, a very good change we can say in our country. The methods were, first what they did, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector. अब जो public sector के लिए reserved थे वो उन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे. जैसे कि कोई भी सेक्टर था जो पब्लिक के अंदर आता था जिसमें प्राइवेट कंपनी एंटर नहीं कर सकती थी. सो व्हाट दे डिड, खाली जो रेलवेज है, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस है वो तो कभी दिया नहीं है, नहीं देंगे. खाली रेलवे अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिया है. वो 18 कंपनी को छोड़ के जितनी भी चीजें थी वो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जाना शुरू हुआ. सो दिस इज द सिनेरियो. देन द सेकेंड थिंग इज स्टेट keeps the ownership of state-owned committees under its control and gives the charge of management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company. अब ये दूसरी चीज क्या स्टेट गवर्नमेंट लेके आई कि या तो आप मैनेजमेंट रखो या तो हमको ओनरशिप दो, या तो हम ओनरशिप रखेंगे या आप मैनेजमेंट रखो. सो दो में से एक चीज को चूज करना कि या तो ओनरशिप रखो या तो मैनेजमेंट रखो. अगर ओनरशिप रखा प्राइवेट कंपनी ने तो मैनेजमेंट विल बी इन द हैंड ऑफ हुम, इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. एंड अगर मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है देन द ओनरशिप विल बी इन द हैंड ऑफ the private companies, right? So this was the second thing. Now it again had many advantages as well as the disadvantages. The advantages are increase in number of production activities, increase in number of production units. Private companies, as I said, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज सब कुछ प्रोड्यूस करना चालू कर देगी तो हमको वेराइटी भी मिलेगी मार्केट में, एज वेल एज जो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है वी कैन से राइट वो भी हमको ज़्यादा मिलेगी. सो दिस वॉज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर आवर कंट्री. द सेकेंड इज प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंसेंटिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज. अब जो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स होते हैं एंड द कंज्यूमेबल कमोडिटीज होती है जो हम कंज्यूम करते हैं इन द डे टू डे लाइफ, सो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. Right, so this was also a very good advantage. The third thing is working capacity of public sector increased. So this is very important. पहले क्या करते थे पब्लिक सेक्टर के लोग, what they used to do कि नो धीरे धीरे करेंगे काम, कोई कंपटीशन तो हमारे साथ है नहीं किसी का, so we will do our work 2 or 3 days later and we will submit it, and this was the thing. They were very cold blooded type, right? Then what happened, फिर जब प्राइवेट कंपनीज एंटर करना चालू किया तो पब्लिक कंपनी वालों को लगा, पब्लिक दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी को लगा कि नो अब तो प्राइवेट लोग आ गए तो व्हाट विल हैपन दैट वी ऑल्सो नीड टू वर्क लाइक देम, हाउ दे आर वर्किंग, देन वी कैन डू मच थिंग्स बेटर, राइट? सो दे ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विथ अ वेरी energetic form. So this helped the government also and this helped the private also, so both started working. So there are many disadvantages also, let's discuss them. The first is economic power has centralized. अब इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिक पावर है वो सेंटर के हाथ में चला गया, एक ही इंसान के पास रहने लगा, सेंट्रलाइज होना चालू हुआ. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज. द कोटेज इंडस्ट्री हैज नॉट डेवलप्ड. सो ये प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थे, जो बड़े ग्रुप्स थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है. लाइक रिलायंस वी कैन से एन एग्जाम्पल, राइट? वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस. अब रिलायंस टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में आता है, लेकिन कभी ऐसा देखा कि कोई फार्मर है, इंडियन फार्मर है विच कम्स इन इवन इन द टॉप 20 पीपल? नो, बिकॉज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना मिला नहीं है. नाउ इट इज गेटिंग, बट व्हाट वाज देयर इन द पास्ट डेज, इन द पास्ट ईयर्स के कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलता नहीं था कोटेज इंडस्ट्रीज को एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट?
private have not remained under control. Prices have not remained under control. So what happened, जो प्राइवेट कंपनी थी धीरे धीरे आना शुरू हुई. अब जो चीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं है प्राइवेट कंपनी के पास है. सो व्हाट दे डिड कि हमारा कंपनी अलग है उनसे, देन अपना प्राइस लेबल खुद ही लगाना शुरू कर दिया. एंड व्हाट हैपन, पूरा ब्लैक मार्केट शुरू हुआ. धीरे धीरे वी कैन से जो भी प्राइस उनके मन में आया दे स्टार्टेड taking that price from the consumers. So this was also a big advantage over here. So this was all about the privatization. Why the privatization was necessary? अगर वो privatization हो भी गया, then what were the advantages and what were the disadvantages of the same thing? The next topic that we have is globalization. अब ये globalization क्या होता है वो समझते हैं. One country economy was connected with the world, right? So what you get from this thing, the sentence, कि एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरे कंट्री से कैसे कनेक्ट हो गई, कैसे कनेक्ट हुई, बाय द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाय द ट्रेड. अब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ बिजनेस करेगा, राइट? बिजनेस किया तो पैसे मिले, अगर हमसे लिया तो हमको पैसे मिलेंगे, अगर हमने उनसे लिया तो उनको पैसे मिलेंगे. सो दिस इज हाउ द होल थिंग हैपेंड. दिस इज हाउ द इकोनॉमी वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. अब इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस करता है. सो इट इज ऑल बायणु खोल भाई. नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है. अब ये ग्लोबलाइजेशन लेके आए, सो व्हाट विल बी द थिंग कि क्या इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा और कहाँ पे देखने को मिलेगा. लेट्स डिस्कस देम. ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड. अब ये ग्लोबलाइजेशन सब कुछ ग्लोबल कर दिया है. सो व्हाट विल हैपन, द ऑब्स्टिकल्स, जो भी रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो परमिशन लेने का जो भी प्रोसेस था वो सब हटा दिया या तो फिर कम कर दिया. सो दिस वॉज द रिजल्ट. देन such a condition has been created so that the capital exchange can easily take place between two nations. अब पैसे हमने चीज़ बेचा, उन्होंने हमको बेचा, तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में ले जाओ. सो we need the money, right? If we sell the things we need the money, and if we buy the things they need the money. This is an obvious thing. Then what will happen, जो पैसे लेन देन का जो पूरा सिस्टम था that was, we can say, उसको सिंपल कर दिया so that exchange can take place very easily. Then obstacle in the way of exchange of technology have been removed. अब exchange of technology, उसके टेक्नोलॉजी भी लोग एक्सचेंज करने लगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री की, राइट? तो उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स थे दैट विल ऑल्सो रिमूव. सो जो टेक्नोलॉजी है वो भी वर्ल्ड वाइड सबकी बिकनी चालू हो गई. सब लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टेड सेलिंग आउट, राइट? एंड धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रीज की एक्सेप्ट होने लगी. देन कम्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. नाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले लेबर है, राइट? एंड वी रिक्वायर द लेबर्स विच आर मॉडरेट टाइप ऑफ पीपल. सो ऐसे लेबर हमको कोई और कंट्री से मिल रहे हैं और कोई और कंट्री को हमारे जैसे लेबर चाहिए. सो व्हाट विल हैपन, लेबर का भी एक्सचेंज होना चालू हुआ. सो दिस वॉज द होल सिनेरियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, अगर ये टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज नहीं होता, देन क्या हमको प्रॉब्लम्स आते. जस्ट थिंक ऑफ इट, जैसे वी ऑल यूज सोशल मीडिया, राइट? सो व्हाट हैपन्स, सोशल मीडिया हमारा तो है नहीं, वी ओनली हैव 2 to 3 सोशल मीडिया ऑफ आवर ओन कंट्री. तो जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, दिस ऑल आर द टेक्नोलॉजी ऑफ द अदर कंट्रीज. जो फोन है, द फोन वी यूज, ये भी दूसरे कंट्रीज का ही वी कैन से गिफ्ट है, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास नहीं आती. देन द ब्रांड्स दैट वी यूज टुडे, तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आया है. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन द एडवांटेजेस. FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, FDI. एंड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स. बिकॉज दे इन्वेस्ट, दे आर नोन एज इन्वेस्टर्स. नाउ व्हाट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एंकरेज. अब उसको एंकरेज किया, वी हियर इन द न्यूज दैट ये कंट्री ने इंडिया में 100 crores का इन्वेस्टमेंट किया, right? We all hear now and then in the news.
अब ये बिकॉज ऑफ इट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन का कोई भी इंसान, दूसरे कंट्री का कोई भी इंसान इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है इजीली बाय सम लीगल वर्क, बाय सम लीगल पेपर वर्क। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चालू हुआ और इंडियन भी दूसरे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड दे कैन अर्न फ्रॉम देयर दैट कंट्री, दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज। देन कम्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज वेर इजीली अवेलेबल, राइट। जो दूसरे कंट्री के गुड्स होते हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बट वी डोंट नो इवन कि ये गुड हमारे कंट्री का है कि बाहर के कंट्री का। दैट ब्रांड्स दैट वी यूज, राइट, लाइक मैकडोनाल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, दिस ऑल आर नॉट फ्रॉम इंडिया। सो ये दूसरे कंट्री के हैं। सो दिस द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, मैनी प्रोडक्ट्स सच एज परफ्यूम, सच एज क्लोथ्स, वॉचेस, दिस ऑल थिंग्स, टीवी, मोबाइल्स, दिस आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो वो भी हमको मिलना इजीली शुरू होगा। इवन द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट, राइट, ये भी हमको मिलना धीरे धीरे वेरी इजीली ये सब हमको मिलता है। देन कम्स द इंटरनेशनल कंपटीशन। एडवांटेज ये बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल कंपटीशन, लोग कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं लोग। सो दिस क्रिएटेड अ वेरी गुड कंपटीशन वर्ल्ड वाइडली। There are many disadvantages again. The first is expected success has not been attained in finding the solution for problems with poverty. As we all know, India जो है वो एक developing country है, it is not a developed country. So there are many problems because of the poverty. India में poverty है, बहुत ज़्यादा poverty है, we all know. अब ये ग्लोबलाइजेशन लेके आए, बट वॉट अबाउट पुअर पीपल, वॉट दे विल डू विद द फॉरेन प्रोडक्ट्स, वॉट दे विल डू विद द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो उनको, उनका जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वही रह गया। उनको कोई ना तो बेनिफिट हुआ ना तो कोई नुकसान हुआ। सो उनके बारे में द थिंग इज नेग्लेक्टेड ओवर हियर। द सेकेंड थिंग वी हैव इज डेवलपिंग कंट्री हैज नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप कंट्रीज है उनका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, लेकिन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो हम लोग सेमी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे कंट्री, द डेवलपिंग कंट्री, तो क्या हुआ, उनको कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिला इससे। द थर्ड थिंग दैट वी हैव इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर मोर बेनिफिट। अब रिलायंस जो हो गया, टाटा हो गया, देन कम्स मैनी अदर कंपनी सच एज इन्फोसिस एंड ऑल विच आर इंडियन बेस्ड कंपनी। सो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, लेकिन जो छोटे छोटे कंपनीज होती है उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज होती है उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, राइट। So this was a disadvantage. So here we end this video. If you have any kind of doubt or if you have any kind of suggestion, you can write down in the comment section. If you like the video, please hit a like button. If you found us informative, please do subscribe us for the more upcoming updates on GSEB as well as CBSE board, NCERT board, right? And if you have any kind of doubts also, then most welcome, you can ask anything in the comment section. The part 2 will be uploaded very shortly of this chapter, in which we will be continuing from the WTO, that is World Trade Organization, and so on. Have a good day.